नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने जनसंख्या के बारे में पढ़ा था। आज साथियों नए वीडियो के रूप में आज हम पब्लिक सेक्टर इन इंडिया यानी जो PSUज होती है, जो सरकारी कंपनियां होती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो साथियों सर्वप्रथम पढ़ेंगे कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र क्या है, उसका रोल क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है और उसका प्रोग्रेस क्या है, यानी भूमिका, समस्या एवं प्रगति क्या है। देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय उद्योग दयनीय स्थिति में था, यानी इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। निजी क्षेत्र के पास औद्योगिक विकास हेतु पर्याप्त पूंजी नहीं थी। भारी उद्योगों में निजी क्षेत्र की रुचि निवेश करने में इसलिए नहीं थी कि उनकी परिपक्वता अवधि बहुत अधिक होती थी। भारत सरकार ने औद्योगिक विकास हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। सर्वप्रथम 1948 की औद्योगिक नीति, यानी भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति 1948 में पेश की गई थी। याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति कब पेश की गई, तो 1948 में पेश की गई थी। उसके उपरांत 1956 की नीति के अंतर्गत महत्वपूर्ण उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किए गए थे। उसके पश्चात 1956 में औद्योगिक नीति द्वितीय पेश की गई थी। उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किए गए थे। भारत में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र को अपनाया गया था, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यानी भारत के अंतर्गत निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां कार्यरत है, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं। भारत सरकार या किसी राज्य या प्रादेशिक सरकार या दोनों के स्वामित्व वाली कंपनियों को सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड PSUज कहा जाता है। यानी जो भारत सरकार के अंतर्गत या किसी राज्य या राज्य सरकारों के अंतर्गत जो सरकारी कंपनियां संचालित होती है, उन्हें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज कहते हैं। इसमें इनका जो शेयर धारिता होती है वो 51% या उससे अधिक राज्य सरकार या दो से अधिक राज्य सरकारों के पास, या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों के पास में या उनके स्वामित्व में होनी चाहिए। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं PSU के प्रकार, टाइप्स ऑफ PSUज। PSUज कितने प्रकार की होती है देखते हैं। एक तो होती है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र वाली होती है, एक होती है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं, ये PSUज होते हैं। तो राज्य स्तरीय सार्वजनिक उद्यम होते हैं। ये 3 प्रकार के PSUज होते हैं। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र होता है, अगला होता है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं, तथा लास्ट होता है राज्य स्तरीय सार्वजनिक उद्यम होते हैं। आगे बात करते हैं। CPSE के लिए किसी विशेष CPSE में केंद्र सरकार या अन्य CPSE की शेयरधारिता 51% या अधिक होती है। वर्तमान में CPSE को भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो PSUज होती है उनका कार्य संचालन वर्तमान में भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है, संचालित किया जाता है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों का वर्गीकरण, यानी जो PSUज है उनका जो क्लासिफिकेशन है वो किस प्रकार से देखते हैं। केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों को 4 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। इनकी अनुसूचियाँ हैं जैसे क, ख, ग। अब अनुसूची में देखते हैं कि किस अनुसूची में कितनी कंपनियां कार्यरत हैं। देखते हैं। अनुसूची क के अंतर्गत 66 कंपनियां कार्यरत है, ख में 65 है, ग में 44 है, तो लास्ट घ में 5 कंपनीज कार्यरत है। वर्तमान में प्रचलन में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का वर्गीकरण नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न के आधार पर किया जाता है, जिनकी संख्या निम्न प्रकार है। देखिए साथियों, जो PSUज है यानी जो बड़ी बड़ी सार्वजनिक कंपनियां हैं भारत के अंतर्गत, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक तो है नवरत्न कंपनी, अगली है महारत्न कंपनी और लास्ट है मिनी रत्न कंपनी। यानी जो सबसे प्रमुख कंपनियां होती है वो तो होती है महारत्न कंपनियां, यानी महारत्न कंपनियां, उसके पश्चात होती है नवरत्न कंपनी और लास्ट में होती है मिनी रत्न कंपनी। अब इनकी संख्या की बात करते हैं। नवरत्न कंपनियां 14 है इंडिया में, महारत्न 10 है, तब मिनी रत्न 72 कंपनीज है। कितनी है? 72 कंपनीज है। आगे देखते हैं। सार्वजनिक उद्योगों का विकास में योगदान। देखिए, जो ये PSUज है उनका भारत के विकास में क्या क्या योगदान होता है वो देखते हैं। देखिए, बुनियादी संरचनाओं के निर्माण एवं विस्तार द्वारा यह तीव्र आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। यानी जो बुनियादी स्ट्रक्चर होता है उनका निर्माण किया जाता है, उनका विस्तार किया जाता है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में तीव्र आर्थिक विकास की उपलब्धि प्राप्त होती है।
अगला है, यह रोजगार के अवसर सृजित करता है। यदि पीएसयूज खुलेगी तो स्वाभाविक है कि लोगों को रोजगार मिलेगा। आर्थिक विकास के लिए संसाधन जुटाता है। यह संतुलित क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करता है। यह निजी एकाधिकार को नियंत्रित करता है। यह सस्ती दरों पर आसानी से वस्तुओं को उपलब्ध कराता है। यानी जो महंगाई है, महंगाई को नियंत्रित करने में भी पीएसयूज का कार्य काफ़ी लाभप्रद होता है। यानी सस्ती वस्तुएं इनके माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है। अब बात करते हैं, जो कंपनियां 3 प्रकार की होती है, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न। अब देखते हैं महारत्न कंपनियां कौन सी होती है, कौन कौन सी कंपनियां हैं, कब से इनका संचालन हो रहा है, और मिनी रत्न कंपनियां और नवरत्न कंपनियां कौन कौन सी है, और इनकी पात्रता की शर्तें क्या क्या है, किन पात्रताओं को पार करने के पश्चात में इनको महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा दिया जाता है। देखते हैं, पहला है महारत्न योजना, यानी महारत्न कंपनी। महारत्न योजना जिसे 2010 में लागू किया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए आपको कि महारत्न योजना को कब से लागू किया गया, तो महारत्न योजना को 2010 से लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य बड़े केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों को सशक्त करना है, ताकि वे अपने संचालनों का विस्तार कर सकें और वैश्विक रूप से बड़ी कंपनी के रूप में उभर सकें। अब बात करते हैं, महारत्न का दर्जा प्रदान करने हेतु पात्रता संबंधी मानदंड क्या क्या होने चाहिए। देखिए साथियों, नवरत्न श्रेणी का उद्यम हो। देखिए, मैंने अभी पहले बताया था आपको कि सबसे बड़ी कंपनी होती है महारत्न, उसके पश्चात होती है नवरत्न, फिर लास्ट में होती है मिनी रत्न। तो महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए कंपनी को सर्वप्रथम तो नवरत्न श्रेणी का दर्जा प्राप्त हो या नवरत्न श्रेणी का उद्यम हो। सेबी के विनियमों के अंतर्गत न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता सहित भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड हो। यानी जो सेबी के विनियमन है या रेगुलेशन है, उनके अनुसार होनी चाहिए। तब उनकी न्यूनतम सार्वजनिक जो शेयर होल्डिंग है वो 51% या इससे अधिक होनी चाहिए, तथा वो शेयर भारत के किसी भी शेयर बाजार में लिस्टेड होनी चाहिए, यानी BSE, NSE में किसी में भी लिस्टेड होनी चाहिए। अगला है, गत 3 वर्षों, याद रखें कि गत 3 वर्षों के दौरान कुल वार्षिक कारोबार का औसत 25,000 करोड़, कितना, 25,000 करोड़ या उससे अधिक हो। यानी जो इनका गत 3 वर्षों का औसत कारोबार है 25,000 करोड़ या इससे अधिक होना चाहिए। गत 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निव्वल मूल्य 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो। कितना हो, 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो। अगला है, गत 3 वर्षों के दौरान उसका औसत कर पश्चात वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो। यानी जो गत 3 वर्ष हैं उनका औसत लाभ कर चुकाने के पश्चात, सरकार को टैक्स देने के पश्चात शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक हो, वो कंपनियां महारत्न की श्रेणी में आती है। आपको एग्जाम में पूछा जाए कि महारत्न श्रेणी की पात्रता क्या क्या होती है, तो आप इन 3-4 पॉइंटों को इस तरह से याद रखें। आगे बात करते हैं, वर्तमान में महारत्न केंद्रीय सरकारी उद्यम कौन कौन से हैं। ऊपर तो हमने बात कर ली कि इनकी पात्रता की शर्तें क्या क्या होनी चाहिए, और आगे बात करते हैं कि महारत्न कंपनियां कौन कौन सी है, यानी पीएसयूज कौन कौन सी है। देखिए, पहली बात करते हैं, पहला तो है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ऑप्शन देखिए कि इनमें से महारत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियां कौन कौन सी है, या मिनी रत्न कौन सी है, नवरत्न कौन सी है, वो आपको याद रखना है। पहली तो है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। अगली है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी BPCL, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड जो गैस का उत्पादन करती है, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC जो बिजली का उत्पादन करती है, ONGC लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल लिमिटेड कहा जाता है इसे। ये 10 कंपनियां महारत्न की श्रेणी में आती है। आपको इनको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं नवरत्न योजनाओं के बारे में। ऊपर बात की थी अपन ने महारत्न की, अब बात करते हैं नवरत्न योजना की पात्रता क्या है। देखते हैं, सरकार ने 1997 में नवरत्न योजना लागू की थी। यानी महारत्न योजना तो कब लागू की थी साथियों, 2010 में। तो नवरत्न योजना 1997 में लागू की थी। कब की थी, 1997 में लागू की थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि नवरत्न योजना कब केंद्र सरकार द्वारा कब लागू की गई, तो केंद्र सरकार द्वारा नवरत्न योजना 1997 में लागू की गई थी, ताकि उन केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों की पहचान हो सके जिन्हें तुलनात्मक रूप से अधिक लाभ प्राप्त है और वैश्विक रूप से अग्रणी कंपनी बनने के उनके अभियान में सहयोग दिया जा सके। इस स्कीम के अंतर्गत नवरत्न केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के बोर्डों को पूंजीगत व्यय, संयुक्त उद्यमों, सहायक कंपनियों में निवेश, विलयन, मर्जर, अधिग्रहण,
मानव संसाधन प्रबंधन आदि जैसे क्षेत्रों में और अधिक शक्तियाँ प्रायोजित की जा सके। अब बात करते हैं इनकी पात्रता की शर्तें। पात्रता की शर्तों में आता है केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम जो मिनी रत्न फर्स्ट अनुसूची के है और जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में से 3 में उत्कृष्ट अथवा बहुत अच्छा MOU रेटिंग प्राप्त की है और जिनका 6 अभिज्ञात कार्य निष्पादन पैरामीटरों में कार्य निष्पादन का संयुक्त अंक 60 अथवा उससे अधिक है, नवरत्न दर्जा दिए जाने हेतु पात्र है। अब देखते हैं ये इनके मानक है। इन मानकों में यदि 60% अंक प्राप्त कर लेती है तो कंपनी नवरत्न का दर्जा प्राप्त कर लेती है। देखिए क्या है, निवल मूल्य की तुलना में निवल लाभ 25% भार दिया गया है। उत्पादन की कुल लागत अथवा सेवा का 15%, लागत की तुलना में जनशक्ति लागत 15% है। नियोजित पूंजी की तुलना में PBDIT 15%, कुल कारोबार की तुलना में PBDIT 15% का भार दिया जाता है। अर्जन प्रति शेयर 10% और अंतर क्षेत्रीय कार्य निष्पादन का 20% अंक प्रदान या भार प्रदान किया जाता है। यानी इन जो डाटा दिए गए हैं इनमें से इन पात्रताओं में से अगर कोई कंपनी 60% का आंकड़ा छूती या पार करती है वो नवरत्न कंपनी की श्रेणी में आती है। अब आगे बात करते हैं साथियों कि नवरत्न कंपनियां कौन कौन सी है। देखिए नवरत्न कंपनी के बारे में बात करते हैं अपन। पहली तो है यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, नेवली लिग्नाइट लिमिटेड जो कोयला उत्पादन में संलग्न है, NMDC लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये नवरत्न कंपनियां हैं। कितनी है? 14 कंपनियां हैं। अब आगे बात करते हैं, ऊपर बात कर ली महारत्न की, नवरत्न की। अब बात करते हैं मिनी रत्न की। ये कब से लागू हुई और इनकी पात्रता क्या है देखते हैं। अक्टूबर 1997 में सरकार द्वारा तय किया गया था कि लाभ अर्जित करने वाली कुछ अन्य कंपनियों को कुछ पात्रता शर्तों के अधीन अधिक स्वायत्तता दी जाए तो अधिक वित्तीय शक्तियाँ प्रत्यायुक्त की जाए ताकि उन्हें अधिक दक्ष व प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जा सके। इन कंपनियों को मिनी रत्न कहा जाता है। इनकी 2 श्रेणियाँ होती है। देखिए मिनी रत्न में 2 श्रेणियाँ होती है, तो श्रेणी फर्स्ट और श्रेणी सेकंड। पात्रता देखते हैं इनकी। श्रेणी फर्स्ट केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों द्वारा गत 3 वर्षों में निरंतर लाभ अर्जित किया होना चाहिए। पहली श्रेणी में तो क्या है साथियों कि केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों द्वारा गत 3 वर्षों में निरंतर लाभ अर्जित किया होना चाहिए। इन 3 वर्षों में से कम 1 वर्ष में 30 करोड़ रुपए या इससे अधिक कर पूर्व लाभ यानी टैक्स देने से पहले लाभ होना चाहिए और निवल मूल्य सकारात्मक होना चाहिए। ये तो होगी श्रेणी फर्स्ट की बात। आगे श्रेणी सेकंड की। केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों को गत 3 वर्षों में निरंतर लाभ अर्जित करने चाहिए और उसका निवल मूल्य भी सकारात्मक होना चाहिए। अगली श्रेणी क्या कहती है कि जो केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम है उनको गत 3 वर्षों में निरंतर रूप से लाभ अर्जित करना चाहिए तब जो उनका निवल मूल्य है, प्रॉफिट मूल्य है या पेड अप कैपिटल है, उनकी सब बहुत पॉजिटिव या सकारात्मक होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समस्याएं। यानी भारत में जो सार्वजनिक क्षेत्र है उपक्रम है, PSUs है, उनकी क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स है, क्या समस्याएं हैं देखते हैं। पहली समस्या तो है स्थान के चयन की समस्या। यानी कंपनी को मनपसंद जगह वाला स्थान नहीं मिल पाता है, सरकार द्वारा प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है ताकि वो उस जगह से उत्पादन कर सके। क्षमता का कम उपयोग, जो कैपेसिटी है कंपनी की या संसाधनों की उनका कम उपयोग किया जा रहा है। तर्कसंगत मूल्यों के निर्धारण का अभाव है। तकनीकी गैप है, तकनीकी की कुशलता कम प्राप्त हो रही है। सरकारी हस्तक्षेप या बाधाएं हैं, सरकार द्वारा इंटरफेयर किया जाता है नीतियां बनाने में, उनको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं हो पाती है। भारी सामाजिक लागत प्राप्त होती है। परिचालन और प्रबंध की अपर्याप्तता, जो ऑपरेटिंग का कार्य और मैनेजमेंट का कार्य किया जाता है वो पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाता है। अगला विपणन बाधा, मार्केटिंग की बाधा, जो कंपनी द्वारा प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनका प्रॉपरली या पूर्ण रूप से मार्केटिंग या विपणन नहीं हो पाता है, जिससे आम नागरिकों या उपभोक्ताओं तक वस्तुएं सुलभ रूप से पहुंच नहीं पाती है। अधिशेष जनशक्ति तथा बाहरी कारक आदि समस्याएं होती है। अब बात करते हैं CSR की।
ये दोस्तों ऊपर बात कर ली अपन ने कंपनियों के बारे में, पीएसयूज के बारे में, कब से पीएसयू लागू हुआ, कितनी कंपनियां हैं, श्रेणी फर्स्ट में क्या है, श्रेणी सेकंड में क्या है, इनकी पात्रता की शर्तें क्या है, नवरत्न क्या होता है, महारत्न क्या होता है, मिनी रत्न क्या होता है। ठीक है साथियों, अब लास्ट में बात करते हैं सीएसआर। यानी सीएसआर क्या होता है, देखिए निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व है। यानी प्रत्येक सरकारी कंपनी या प्राइवेट कंपनी, यानी शायद को सरकारी कंपनी या प्राइवेट कंपनी हो, उनको अपने औसत 3 वर्षों के औसत लाभों का एक % के रूप में सरकार को कंट्रीब्यूट करना होता है, ताकि सरकार उन पैसों को आम जनता के हितों के लिए उनका उपयोग किया जा सके या सार्वजनिक कार्य करवाए जा सके। देखिए क्या है, ये एग्ज़ाम में अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखें कि क्वेश्चन आपको एग्जामिनर द्वारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए सीएसआर क्या होता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135, दोस्तों याद रखें कि कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा 135 के अनुसार, ये आपका ऑडिट में भी क्वेश्चन है, बिजनेस में भी है। सीएसआर आपको पूछा जा सकता है, क्या सीएसआर क्या होता है, कौन सी धारा है, कंपनी अधिनियम कौन से कंपनी अधिनियम के तहत होता है। तो ये कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार लाभ अर्जित करने वाली सभी कॉरपोरेट जिनमें केंद्रीय सरकारी उद्यम शामिल है, जो 500 करोड़ रुपए निवल मूल्य या 1000 करोड़ रुपए के कारोबार, यानी उनका जो प्रोडक्ट कैपिटल 500 करोड़ या 1000 करोड़ रुपए के टर्नओवर या 5 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ के संदर्भ में निर्धारित नियत सीमा से अधिक हो को पिछले तत्काल 3 वर्षों के दौरान हुए कंपनी औसत लाभ के, यानी जो औसत लाभ होता है वो बिफोर टैक्स पेड, यानी टैक्स देने से, कर का भुगतान करने से पूर्व का न्यूनतम 2% व्यय करना चाहिए। यानी प्रत्येक कंपनी को, जो कंपनी 500 करोड़ का निवल मूल्य की हो या 1000 करोड़ का टर्नओवर हो या उसका कारोबार हो, तथा पिछले 3 वर्षों के औसत लाभों में टैक्स चुकाने से पूर्व 5 करोड़ का लाभ हो, तो प्रत्येक कंपनी को अपने कुल लाभों में से 2% व्यय करने को सरकार द्वारा बाध्य किया जाता है। ठीक है साथियों, और लास्ट बात करते हैं लोक उद्यम विभाग की। देखिए लोक उद्यम विभाग क्या होता है। डीपीआई यानी वित्त मंत्रालय में वर्ष 1965 में लोक उद्यम विभाग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1965 में। 1965 में वित्त मंत्रालय यानी भारत सरकार द्वारा लोक उद्यम विभाग की स्थापना की गई थी। सितंबर 1985 85 में संघ सरकार में मंत्रालयों विभागों के पुनर्गठन रीस्ट्रक्चर के परिणाम स्वरूप डीपीआई को उद्योग मंत्रालय का एक हिस्सा बना दिया गया था। यानी कब? 1985 में लोक उद्यम विभाग को उद्योग मंत्रालय का एक हिस्सा बना दिया गया था। पहले ये स्वतंत्र रूप से कार्य करता था। तो आगे बात करते हैं, मई 1990 में इससे पूर्व विभाग बना दिया गया, जिसे लोक उद्यम विभाग के रूप में जाना जाता है। इस समय यह भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय का हिस्सा था। लोक उद्यम विभाग केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों के लिए एक नोडल विभाग है तथा इस उद्योगों से संबंधित नीतियां तैयार करने का कार्य करता है। अब लास्ट में बात करते हैं रुग्ण या गांठे में चल रही जो सीपीएससी के निजीकरण की प्रक्रिया किस तरह से की जाती है। यानी जो पीएसयू है, जो अगर गांठे में चल रही है, प्रॉपर लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, संसाधनों की लागत अधिक मात्रा में आ रही है, तो सरकार द्वारा इन कंपनियों का निजीकरण कर दिया जाता है या इन कंपनियों को निजी हाथों में सौंप दिया जाता है, ताकि सरकार को लाभ नहीं हो, सरकार को हानि नहीं हो और हानियों से बचा जा सके। ठीक, देखिए क्या है, सरकार द्वारा 14 जून 2018, कब डेट याद रखें, सरकार द्वारा 14 जून 2018 को जारी डायरेक्शन या निर्देशानुसार संबंधित विभाग का मंत्रालय की सिफारिश पर आर्थिक मामलात की कैबिनेट समिति, यानी आर्थिक मामलात की जो कैबिनेट समिति होती है उसको सीसीईए कहा जाता है, इसकी अनुशंसा करती है और निश्चित प्रक्रिया पूरी होने पर सीसीईए ही अंतिम निर्णय लेती है। यानी जो आर्थिक मामलात की कैबिनेट समिति होती है उस द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि उक्त या जो कंपनी घाटे में चल रही है उस कंपनी को निजीकरण किस प्रकार से किया जाए, किन कंपनियों को निजीकरण में शामिल किया जाए आदि निर्णय आर्थिक मामलात कमेटी द्वारा लिया जाता है। दोस्तों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यानी पब्लिक सेक्टर इन इंडिया में पीएसयूज की क्या भूमिकाएं होती है, क्या समस्याएं होती है, कंपनियां कितने प्रकार की होती है, उनकी पात्रता की शर्तें क्या होती है, कौन कौन सी कंपनियां कौन कौन सी श्रेणी में शामिल है, आदि चीज़ों का अपन ने विस्तार से अध्ययन किया है।
तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो साथियों लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल आरजे चांदा अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।